everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स विच आर फ्रॉम 25th ऑफ सितंबर टू 8th ऑफ अक्टूबर। क्योंकि पिछले हफ्ते आपकी क्लास नहीं आई थी सोशल इश्यूज वाली, तो हमने पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की चीज़ों को मर्ज करके एक लेक्चर बना दिया है ये वाला। तो देखते हैं कि भाई इस वीडियो में हम लोग पिछले जो 15 डेज हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो कि कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल करेंगे, मेंस में अगर आप कोई चीज़ें यूज़ करनी हो तो किस तरीके से आप उनको यूज़ करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे टू प्रूव योर पॉइंट्स, है ना। तो वो सारे डिस्कस करेंगे हम विद दी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने रिसेंटली भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बताया कि जो इंडिया है ना उसमें जितने भी टीचर्स की क्वालिफिकेशंस है, टीचर्स की पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। और दूसरी बात, एक तो नंबर ऑफ टीचर्स भी बहुत कम है और नंबर ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स भी बहुत कम है फॉर इंडिया, और चाहे वो अर्बन एरिया की बात करें चाहे रूरल एरिया की बात करें। तो एक तो फोकस किया इन्होंने एजुकेशन में टीचर्स की क्वालिफिकेशंस पर, टीचर्स की अवेलेबिलिटी पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के होने पर, और बाकी कुछ चीज़ें और पैरामीटर्स भी हैं जिस पे यूनेस्को ने इंडिया के बारे में बताया कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और अगर इंडिया को एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करनी है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और ड्रास्टिक स्टेप उठाने की बजाय जो पहले से स्टेप्स उठाए हुए हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या एजुकेशन का स्टेटस है इंडिया में और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा डिमांड फॉर राइट टू हेल्थ। ये राइट टू हेल्थ का कंसेप्ट ना अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है फॉर दी राजस्थान स्टेट, कि यहाँ पर कई सारे ऐसे हेल्थ एक्टिविस्ट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पहले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बोला था कि हेल्थ का जो राइट है वो सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम लोगों के पास होनी चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, वो क्लेम कर सकें कि हम लोग सिटीज़न हैं, हम लोग रेजिडेंट हैं राजस्थान एरिया के, तो हमें फ्री में हेल्थ प्रोवाइड करवाओ, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ। तो ये कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का इशू क्या है, वो हम देखेंगे कि क्या इंडिया में राइट टू हेल्थ इम्प्लीमेंट हो सकता भी है या नहीं हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं इसके, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इसकी क्या सिग्निफिकेंट तरीके से ये चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा। तो वो जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हाउ राइट टू हेल्थ इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट ना होने देने में चैलेंजेस कौन कौन से हमें फेस करने पड़ेंगे, तो ये हम देखेंगे। थर्ड है आपका सेकेंड फेज ऑफ अमृत मिशन। अमृत मिशन में आपका जो बेसिक एक क्रक्स है दैट इज़ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी भी आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर एस्थेटिक वैल्यू उनकी बढ़ा देनी, वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुँचा देना, चाहे वो विद टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो या फिर विदाउट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो। तो इसका जो 2015 में अमृत मिशन एज अ फेज़ 1 शुरू किया गया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंड फेज़ शुरू किया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या मिशन है ये, इसके अंदर क्या क्या टारगेट्स थे गवर्नमेंट के और कितने हम लोगों ने अभी तक अचीव करे हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिजी सक्षम प्रोग्राम। डिजी सक्षम नाम से ही क्लियर है, डिजी मतलब डिजिटली कोई चीज़ हम कर रहे हैं, सक्षम हम लोग किन्हीं लोगों को काबिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम जितने भी यूथ है हमारे देश का उनको हम ट्रेनिंग देंगे रिगार्डिंग द डिजिटाइजेशन, कि आपने कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, आपने चीज़ें कैसे करनी है, इंटरनेट तक कैसे एक्सेसिबिलिटी लेनी है। तो वो जो पूरे स्किल्स हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन डिजिटलाइजेशन वो हम प्रोवाइड करेंगे टू आवर यूथ, और ख़ास करके ऐसा यूथ जो कि आता है आपके मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में, चाहे वो SC ST ट्रांसजेंडर विमेन, चाहे कोई भी हो जाए, उनको हम फोकस उन पर ज़्यादा करेंगे। बट ये पूरे इंडिया के लिए प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है। वैसे तो देखेंगे कि भाई क्या इसके चलाने से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्रेड पोर्टल। अभी रिसेंटली ना 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स मनाया गया है। तो इस दिन पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉर द एल्डरली हम लोगों ने लॉन्च करी हैं, जिसमें से एक है आपका ये सेक्रेड पोर्टल।
ऐसा पोर्टल जहां पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको लगता है कि वो काम कर सकता है अभी भी इवन आफ्टर द 60 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करवाए और जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी सारी एक्सेसिबिलिटी उस पर्सन को दी जाएगी। सेक्रेड पोर्टल हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने कभी रिसेंटली एल्डर लाइन जो एक हेल्पलाइन नंबर है फॉर स्पेसिफिकली द सीनियर सिटीजन्स दैट वी हैव लॉन्च्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि भाई क्यों हमें ज़रूरत है सेक्रेड जैसे पोर्टल्स को लॉन्च करने की। ऐसा क्या सोसाइटी में अभी इश्यूज चल रहे हैं कि जिस वजह से जो पर्सन है इवन आफ्टर 60 ईयर्स उनको काम करने की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही है, तो वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी। एंड लास्ट होगा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आपका नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, why there is a need to launch the digital health mission, why we are trying to use the technology in the health sector and how it will improve the healthcare services, और अदर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि क्यों हम लोग इस डिजिटल मिशन को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो, तो ये हैं आपके 6 टॉपिक्स जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको हल्का सा क्रक्स पता लग गया है कि किसी भी टॉपिक में क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। चलो स्टार्ट करेंगे पहले से। फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया यूनेस्को। देखो प्री में क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि अभी रिसेंटली एक स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये किसने रिलीज करी है? यूनेस्को ने रिलीज करी है, यूनिसेफ ने रिलीज करी है, आपका WHO ने रिलीज करी है या ILO ने रिलीज करी है। तो आपको हल्का सा आइडिया होगा कि एजुकेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो मेनली आपकी यूनेस्को के ही रिगार्डिंग होती है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें। अब आपको अगर मेंस का कोई आंसर लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और ये सिर्फ मेंस के आंसर की मैं बात नहीं कर रही, ये मैं आपके एसेस के रिगार्डिंग भी बात कर रही हूँ। अगर आपका कोई ऐसे आता है रिगार्डिंग द एजुकेशन, तो आप ऐसे में क्या लिखते हैं? पहले आप ऐसे की हल्की सी इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप देखते हैं कि इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस कैसा है, जिसमें आप चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए नई नई रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। तो यू कैन यूज़ दिस रिपोर्ट कि इंडिया में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अभी कमियां हैं। ये हम खुद से नहीं कह रहे, ऐसा यूनेस्को भी कह रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप रिकमेंडेशंस देंगे। तो यही एक पूरा स्ट्रक्चर है आपके एसे का भी, और यही स्ट्रक्चर है आपके पूरे मेंस के आंसर का भी। तो जब तक आपके पास चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है, तब तक आपका लिखा हुआ जो सेंटेंस है ना, वो इतना क्रेडिबल नहीं होता। इसीलिए आपको इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। बाकी जो डेटा है आप हल्का हल्का ऊपर ऊपर से देखते रहेंगे कि अगर बताया भी है कि स्टेटस अच्छा नहीं है एजुकेशन का, तो क्या चीज़ें बोली हैं, क्यों स्टेटस अच्छा नहीं है, तो वो आपको हल्का हल्का जो थीमेटिक एक्सप्रेशन है वो ध्यान में रखना है। देखो इसने क्या कहा है कि इंडिया में देयर वाज अ हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस की, ओनली 19% स्कूल्स अक्रॉस इंडिया हैव एक्सेस टू इंटरनेट। जब से कोरोना के बाद में जो फिजिकल एजुकेशन है, ऑफलाइन एजुकेशन है, वो बंद हो गई है, तो बच्चे किस पर डिपेंडेंट हैं? आपके ऑनलाइन एजुकेशन पर। लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, स्कूल्स में इंटरनेट नहीं है, आपके जो जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का इतना स्कोप उस एरिया में बढ़ नहीं पाता। इसीलिए जो एक लर्निंग कैपेबिलिटी है किसी भी स्टूडेंट की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना, और ये यूनेस्को ने बताया है हमें। दूसरा, इसमें तो इंटरनेट की हम लोगों ने बात कर ली, इसको भी देखेंगे अर्बन और रूरल में किस तरीके से परसेंटेज वाइज क्लासीफाई किया गया है। फिर इसमें बात की गई है आपकी टीचर्स की वैकेंसीज़ की, कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स आपको और चाहिए हैं ताकि आपके देश में जितने भी बच्चे हैं उनको एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में अगर एफिशिएंटली एजुकेशन को आगे लेकर जाना है तो वी नीड मोर 11 लाख टीचर्स। 11 लाख टीचर्स की हमें और ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग एजुकेशन को आगे लेकर जा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो है आपके यूपी वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में।
तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर टीचर्स की कमी है, एंड दैट इज़ वाई लिटरेसी रेट इज़ वेरी वेरी लो। लिटरेसी रेट लो है तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हाई फर्टिलिटी रेट है। तो एक ये पूरा का पूरा ना एक आपका साइकिल सा बन जाता है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन की कमी है तो और जो सोशल इश्यूज़ हैं वहाँ पर वो आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर आएगी क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि डेवलप होते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिक्वेट टीचर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये बोला है कि एमपी जो है, मध्य प्रदेश है, उसमें 21,000 हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल टीचर स्कूल। एक तो ये कंसेप्ट बड़ा अभी नया नया सा आया है जहाँ पर एक स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, सिंगल टीचर स्कूल उनको बोलते हैं कि मैथ्स भी वही पढ़ा रहा है, साइंस, आपका सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ एक ही टीचर करवा रहा है। तो अब बेसिकली अब एफिशिएंसी तो आएगी नहीं ना बच्चों में ना टीचर में। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि स्कूल्स तो हैं, आपने स्कूल्स तो बनवा दिए, स्कूल्स बनवाने में क्या जाता है, आपने फंड रिलीज़ किया, थोड़ा सा बिल्डिंग्स वगैरह बनाई तो वो तो बन गई चीज़ें, बट अब वहाँ पर काम करने के लिए, बच्चों के एजुकेशनल आउटकम्स को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और करनी पड़नी थी, बट वो नहीं की गई है। इसीलिए इंडिया में जो एजुकेशन का स्टेटस है वो बहुत बुरी हालत में है, जैसा कि यूनेस्को ने भी हमें बताया है। तो इट इज़ द टाइम टू फेस द रियलिटी। एक तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे कि एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरा आपका जो टीचर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। एक तो ये चीज़, साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जिन स्कूल्स में टीचर्स भी अवेलेबल हैं, बिल्डिंग्स भी अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, वहाँ पर ना सिर्फ जो एक थ्योरेटिकल सिलेबस है वो करवाया जा रहा है, जहाँ पर म्यूज़िक को, आर्ट को, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। और क्योंकि जब प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस आप नहीं दे रहे हैं, तब जब आप स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जॉब लेने के लिए जाते हैं तो फिर आपकी जो स्किल है वो है ही नहीं, इसीलिए आपको जॉब भी नहीं मिलती, इससे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है पूरे देश में। तो इसीलिए यूनेस्को ने यह भी कहा है कि जहाँ पर आप थ्योरेटिकल सिलेबस करवा रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इन डिफरेंट सेक्टर्स वो भी आपको देनी पड़ेगी, और वो आपको देनी भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि एक तो इशू इंटरनेट वाला था, दूसरा वैकेंसीज ऑफ टीचर्स वाला था, और थर्ड है आपका जहाँ पर जो ये म्यूज़िक, आर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, दैट इज़ वन ऑफ द अदर इश्यूज़। तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ ये फैक्ट्स हैं, आप देख लेना एक बार कि ये वर्ल्ड टीचर्स डे पर ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। अब ये जो डे है उसकी थीम थी आपकी नो टीचर्स नो क्लास फॉर दी इंडिया, मतलब जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है उसका स्टेटस, जो एक नाम है, जो एक हेडिंग है, दैट इज़ नो टीचर्स नो क्लास। ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा, क्योंकि कई बार ना ऐसे मेंस में इसी तरीके से आता है कि द रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को नो टीचर नो क्लास ने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल सेक्टर को एक उजागर कर दिया कि बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कमियां हैं एक्चुअली, और अगर कमियां हैं तो फिर आप क्या सजेशंस देंगे कि इन कमियों को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार मेंस में बन जाता है आपका, तो उसमें आपको बस रिपोर्ट्स का जिक्र करना है और उसके रिकमेंडेशंस देनी है। वो हम देखेंगे अभी कि और क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, क्या क्या और इन्होंने बताया इंडिया के एजुकेशन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की, पहले देख लेते हैं कि इसमें लैक ऑफ टीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अभी 11 लाख टीचर्स जो हैं वो कम हैं और शॉर्टफॉल में हम चल रहे हैं, तो हमें इनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। साथ में पूरे इंडिया में सिर्फ नहीं, बहुत ज़्यादा है ये, 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, जैसा कि हमने देखा कि मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। और इसी वजह से जो 89% जो पूरा परसेंटेज है, जो रेशो है, दैट इज़ इन द रूरल एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 11% स्कूल्स, जितने 1.2 लाख में से सिर्फ 11% आपके अर्बन एरियाज़ में हैं, बाकी रूरल एरियाज़ में हैं। इसीलिए जो आपको ये डिवाइड नज़र आ रहा है रूरल और अर्बन वाला एजुकेशन में, वो ये भी जस्टिफाई कर रहा है
कि यूनेस्को की रिपोर्ट भी कहती है कि जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया के बच्चे, क्योंकि पूरे आपके 89% जो 1.2 लाख के स्कूल्स हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स हैं ही आपकी रूरल एरियाज में। तो कहाँ से एजुकेशन में एफिशिएंसी आएगी, कहाँ से कंपटीशन की फीलिंग आएगी, है ना। तो ये एक इशू है। साथ में परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स है विमेन टीचर्स। विमेन टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे अगर हम बात करें कि त्रिपुरा जो है इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ विमेन टीचर्स, जिसमें आपका आगे फिर आसाम, झारखंड, राजस्थान ये वाले एरियाज भी आ जाते हैं। तो जहाँ पर विमेन टीचर्स की कमी है वहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कमी ऑटोमेटिकली देखी जा रही है। और जहाँ पर विमेन, जहाँ पर एज अ फीमेल स्टूडेंट नहीं है वहाँ पर उनकी जो एजुकेशनल कैपेबिलिटी है वो भी कम है। और अगर एजुकेशन ही नहीं है उनके पास तो फिर वो मार्केट में, जॉब मार्केट में किस तरीके से जॉब लेने के लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली दे विल बी द हाउस वाइफ्स। तो अब इससे क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन का रेट भी कम हो रहा है। और जहाँ पर आपकी 50% ऑफ द पॉपुलेशन काम नहीं कर रही है वहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है, जीडीपी जो है आपकी, वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिससे आप लिंकिंग बना सकते हैं कि क्यों विमेन टीचर्स की एब्सेंस की वजह से इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम हो रहा है फीमेल्स का, और ये इंडिया की इकोनॉमी में किस तरीके से नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये भी यूनेस्को ने हमें बताया। फिर इसने बताया हमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ टीचर्स इन प्राइवेट सेक्टर। ये एक अच्छा सा आप कह लो कि सिल्वर लाइनिंग है कि भले ही गवर्नमेंट टीचर्स की थोड़ी हमारे पास कमी है, बट प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर वो 21% थे 2013-14 में, अब वो कितने हैं, 35% हैं इन 2018 एंड 19। टोटल मिला के टोटल का 35% इज दी प्राइवेट टीचर्स। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको कम एम्प्लॉय किया जा रहा है। एक ये भी इससे आपकी करोलरी निकल कर आती है, तो वो भी एक चीज़ है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है आपका 2009 वाला, जिसमें हर 6 to 14 ईयर के बच्चे को राइट टू एजुकेशन इज दी फंडामेंटल राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी हैं। ये भी ये कहता है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उस क्लास में जो रेशो है दैट द प्यूपिल टीचर रेशो शुड बी 30:1 इन क्लास 1 to 5, एंड जो हायर ग्रेड्स हैं 5th क्लास से ऊपर है वहाँ पर होने चाहिए 35:1 कम से कम, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा कि कितना टीचर प्यूपिल रेशो हम लोगों ने डिफाइन किया है अंडर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला। तो हल्का सा ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर आपका लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, कंप्यूटर्स नहीं हैं। और खास करके ये कमी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, इन द रूरल एरियाज 18% एंड अर्बन एरियाज में है आपका 43%। मच लोअर प्रोविजनिंग, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से है कि इंडिया में रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा कम आपके डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये नहीं है तो जो बच्चे हैं उनको भी आप कंप्यूटर्स वगैरह नहीं सिखा पाएंगे। और इसीलिए जितना भी डिजिटलाइजेशन के लिए लोग बच्चों को स्किल आपने प्रोवाइड करनी थी वो भी आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन दे विल बी नॉट एफिशिएंट इन गेटिंग द जॉब्स इन द जॉब मार्केट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ये भी एक अच्छी चीज़ रिपोर्ट ने बताई है कि इंडिया में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंटली उसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी देखी है। अगर हम GER की बात करें तो ये इंडिया में 2001 में थी आपकी 81.6, 2018-19 में थी 93.3 एंड 102 है आपकी अभी रिसेंट वाले डेटा के हिसाब से। तो 102 आप ध्यान रख लेंगे कि यस देयर इज द इंक्रीमेंट इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अब ये रेशो होती क्या है बेसिकली, अब रेशो मतलब कोई न्यूमरेटर होगा कोई डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में है जितने लोग किसी भी पर्टिकुलर क्लास में
या किसी पर्टिकुलर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में किसी भी क्लास में एनरोल्ड हैं। न्यूमरेटर में तो ये आ गया। डिनोमिनेटर में आएगा कि कितने इंडिया में ऐसे बच्चे हैं उस एज के जिनको इस क्लास में एनरोल होना चाहिए था, है ना। कि अगर आपके 5 to 10 ईयर का कोई बच्चा है जिसको आपका 3rd क्लास में होना चाहिए था, लेकिन मान लो कि जो 12 ईयर का बच्चा है वो अभी 3rd क्लास में है, तो आप इसको काउंट करेंगे GER में, न्यूमरेटर में, कि कितने एनरोल्ड हैं एक्चुअली और कितने ईयर के हिसाब से, एज के हिसाब से एनरोल्ड होने चाहिए थे। इसीलिए कभी कभी 100 से ऊपर भी निकल जाती है ये। तो आपकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर कि इट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज। आप एज नहीं काउंट करें न्यूमरेटर में, expressed as a percentage of the official school age population corresponding to the same level of education। कि जितनी अवेलेबल है उसके अलावा भी कितने एनरोल्ड हैं, वो आपका जो रेशो निकलेगा दैट वुड बी द GER। तो इसमें इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि इस रिपोर्ट का ना क्रक्स है। इस रिपोर्ट के क्रक्स में आपको ये देखना है कि इंडिया में टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम है, दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड। इंडिया में एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, सिंपल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करवाई जा रही है बच्चों से, और साथ में विमेन टीचर्स की भी काफ़ी कमी है। और अगर हम देखें पॉजिटिव तरीके से तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि GER बढ़ रहा है, इंडिया में जो नंबर ऑफ प्राइवेट टीचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक हल्का सा एक थीम है किसी भी रिपोर्ट की जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको प्रॉपर डेटा नहीं भी याद तो हल्का हल्का दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो एक इमेज थी वो काफ़ी अच्छे से प्रदर्शित नहीं की गई थी। तो आपको पेपर में हल्का सा फॉर्डर मिल जाएगा अपनी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलो, और ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज की गई है तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट ने इंडिया को रियलिटी शो करी है, और इसीलिए इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो अभी रिसेंटली रिलीज की गई थी 1 साल पहले, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया और ज़्यादा जोर लगाएगा, और जिससे क्या होगा, हम लोग वी विल अचीव द टारगेट 4C ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें आपका अगर हम बात करें तो इट इज़ कि 2030 तक बाय 2030 हम लोग क्या करेंगे, वी विल सप्लाई दी क्वालिफाइड टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी हम इंश्योर करवाएंगे और उनकी क्वालिफिकेशन भी इंश्योर करवाएंगे। फिर आपका चाहे उसमें हम लोगों को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ जाए, चाहे टीचर्स को हमें ट्रेन करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, बट वी विल ट्राई टू अचीव दिस टारगेट। और क्योंकि अब हमें ज़्यादा सिनेरियो अच्छे तरीके से पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइज इंडिया किस सिचुएशन में है, इंडिया किस पेडेस्टल पर है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इनिशिएटिव्स को मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो दैट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपोर्ट। ये हमारे लिए अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो ये हमने देख लिया। फिर रिकमेंडेशंस हैं कई सारी कि क्या करना चाहिए। अब अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है तो आपको रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दिमाग में। अगर प्रॉब्लम्स हैं कि म्यूजिक, आर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो रिकमेंडेशंस क्या है, इनको प्रमोट करो, इनके टीचर्स को हायर करो, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करो, म्यूजिक में, आर्ट में करियर मेकिंग आगे बच्चों को इंश्योर करवाओ कि ऐसा ना हो कि अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, तो आगे आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सब एक जो बैरियर्स हैं एजुकेशन को सीखने के, उनको आपको हटाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये रिकमेंडेशंस आप ये बोल सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि लैक ऑफ टीचर्स हैं, तो टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, गवर्नमेंट टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, प्राइवेट टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ताकि जो ये टीचर प्यूपिल रेशो है उसको हम मेंटेन करके रख सके, है ना। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अनअवेलेबिलिटी है कि स्कूल्स ही नहीं है किसी रूरल एरिया में, वहाँ पर स्कूल्स पहले बनवाओ, वहाँ पर टीचर्स को हायर करो, बच्चों को स्कूल में आने के लिए मोटिवेट करो, मिड डे मील स्कीम्स चलाओ ताकि बच्चे इंस्पायर हों स्कूल में आने के लिए, पेरेंट्स इंस्पायर हों बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपका और भी हम बोल सकते हैं कि फोकस हमें करने की ज़रूरत है, खास करके इन दी रूरल एरियाज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे
तभी आप जो डिवाइड है बिटवीन दी रीजनल मतलब रीजनल डिवाइड जो है बिटवीन टू रीजन्स, उसको आप मिटा पाएंगे। स्टेट्स के बीच जो डिवाइड है उसको आप मिटा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है हल्का सा। टीचर्स को आपको जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किस चीज़ में? आपकी आईसीटी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, कि किस तरीके से अगर आप ऑफलाइन नहीं भी पढ़ा रहे हैं, अभी कोरोना है, आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो फिर आपको किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है ताकि बच्चों से कनेक्शन बना रहे। तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की हमें ज़रूरत है। और ये रिकमेंडेशंस तभी आएंगी जब बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स पता होंगी। और प्रॉब्लम्स कौन बता रहा है हमें? एक ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है यूनेस्को की, ये आप इसको कोट करेंगे और अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे। और अगर प्री में कोई क्वेश्चन आता है तो हल्का सा ये कि इंडिया में GER कितना है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, टीचर पीपल रेशो कितनी होनी चाहिए, साथ में ये रिपोर्ट का जो टाइटल है वो क्या चीज़ है, रिपोर्ट रिलीज किसने करी है, ये हल्के से आपके प्री क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से इस टॉपिक को तैयार करके रखना है। और खास करके एसए के लिए भी, एसए भी एजुकेशन के ऊपर आप एक तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे, जिसमें आप ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र ज़रूर करेंगे। इन रिपोर्ट्स का, असर रिपोर्ट का आप जिक्र करेंगे, है ना, ASER असर रिपोर्ट है आपका। थोड़ा और कोई भी जो सर्वेज हैं, नेशनल सर्वेज ऑन एजुकेशन है, AICTE के द्वारा किया जाने वाला, तो कई सारे ऐसी एजुकेशन की रिपोर्ट्स ना आती रहती हैं। और इससे आपको पता लगता रहता है कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत है, सेकेंडरी में दिक्कत है, टर्शरी में दिक्कत है। तो हर तरीके से आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप रिपोर्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को आप करंट अफेयर्स में इंक्लूड करते चले जाना। चलो, तो ये रिपोर्ट है आपकी बेसिकली यूनेस्को वाली। सेकेंड टॉपिक हम लोग करेंगे डिमांड फॉर राइट टू हेल्थ। अब जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया है कि न्यूज़ में ये क्यों था, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोग अपने यहाँ पर राइट टू हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट बनाएंगे, ताकि कोई भी जो पर्सन राजस्थान में रहने वाला उसको फ्री में हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो अब वो चीज़ जब तक अभी पूरी होती नहीं दिख रही है लोगों को, इसीलिए दोबारा से डिमांड आई है कि जो आपने पहले प्रॉमिस किया था आप उसको पूरा करें। तो दिस इज द डिमांड फ्रॉम दी हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये तो है कि न्यूज़ में क्यों रहा है, ये तो एज अ सिटीजन हम लोगों को हल्का सा अवेयर रहना चाहिए कि जिंदगियों में चल क्या रहा है। तो ये तो इसलिए चल रहा है। बट एज अ UPSC एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू हेल्थ। आप इसको अचीव करेंगे तो कैसे करेंगे, अचीव ये क्यों नहीं हो पाएगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये आपका काम है बेसिकली। तो अगर हम राइट टू हेल्थ की बात करें तो राइट टू हेल्थ में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी फ्रीडम और एक आपकी एंटाइटलमेंट्स। सिंपल ये बोल देना कि राइट टू हेल्थ है और इसीलिए मेरे को आप फ्री में हेल्थ के सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, दैट इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन। बट एक और मैनिफेस्टेशन है, राइट टू हेल्थ का मतलब है मेरी पूरी बॉडी पर मेरी फ्रीडम है, चाहे मैं जिस तरीके से इस बॉडी को यूज़ कर सकूँ। जितने भी आपके राइट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेक्सुअल राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। तो दैट इज वन ऑफ द अदर पैरामीटर जहां पर आप बोल रहे हैं कि राइट टू हेल्थ में आपको फ्रीडम है। इट इज द फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, नॉन कंसेंशुअल मेडिकल ट्रीटमेंट। जब तक आपकी कंसेंट नहीं है तब तक आपके ऊपर कोई भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कोई भी ट्रीटमेंट लेना या ना लेना, कोई भी चीज़ें करनी या ना करनी रिगार्डिंग टू दी हेल्थ, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज दैट इज कवर्ड अंडर द राइट टू हेल्थ। और जैसा कि 2017 में देयर वाज अ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ फॉर 2017, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया विल ट्राई कि हम लोग क्या करें, हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट यूज करें। कि अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं अच्छी मिल रही हैं तो आपको ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सको, हाई कोर्ट जा सको। और साथ में ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपसे स्टेट भी नहीं छीन सकता। स्टेट मतलब आपका वो आर्टिकल 12 के अंदर जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपकी कंपनीज वगैरह जो भी हैं, तो ये भी है। बट यही है कि पॉलिसी में हम चीज़ें लिख तो बहुत सारी देते हैं,
बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक चाहिए होती है, एक मतलब पूरी एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, वो हम नहीं फॉर्म कर पाते। इसीलिए आपका ये हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट भी कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में गुम होके रह गया। और अब ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज हेल्थ इज दीदी स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट तो ये नहीं आता। इसीलिए स्टेट लिस्ट में है तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर। और इसीलिए डिफरेंट स्टेट्स हैं तो डिफरेंट हेल्थ पॉलिसीज भी हैं, तो कई बार जो है सेंटर की पॉलिसी से वो मैच नहीं करती। इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारे बैरियर्स भी होते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी एक इशू है। और साथ में अगर राइट टू हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो एक तो हमने देख लिया फ्रीडम्स ओवर दी बॉडी, एंड नेक्स्ट है आपका एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि चाहे मैं किसी कास्ट से हूँ, चाहे मैं किसी क्लास से हूँ, चाहे कोई भी जेंडर है, चाहे कोई भी मेरा इकोनॉमिक स्टेटस है, एवरीबडी शुड बी एबल to have the equal opportunity to enjoy the highest attainable level of health. स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच में कि ये पर्सन जो है रिच है तो इसको इलाज जल्दी मिल जाएगा और ये पर्सन पुअर है तो इसको इलाज जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए। तो लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक लॉ प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपका आता है अंडर राइट टू हेल्थ। और इसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कई सारे जो राजस्थान के हेल्थ एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अगर सरकार को लगा कि दे कैन प्रोवाइड द फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज तो प्रोवाइड वो कर देगी, और अगर नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत बर्डन पड़ जाएगा, तो फिर बाद का वो इश्यू हम डिस्कस कर लेंगे। तो बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राइट टू हेल्थ, फर्स्ट चीज। सेकंड, फिर ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपने लोगों को राइट टू हेल्थ दे दिया, आपने मांगा था, हमने दे दिया, अब उससे होगा क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होगी। पहली चीज तो ये गवर्नमेंट पर एक कंपल्शन क्रिएट करेगा कि क्योंकि आपने राइट टू हेल्थ को लोगों को दे रखा है तो फिर आपके ऊपर ये कंपल्सरी चीज़ है कि आपको उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। और अगर आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो तो दैट वुड बी दी पनिशेबल ऑफेंस, सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है बाय द जुडिशरी। तो पहली बात तो कंपल्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड। फिर ये है कि हर किसी को एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करवाई जा सकती है कि आप कहीं पर भी रह रहे हो, किसी भी एरिया में रह रहे हो, किसी भी आप कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, जेंडर के हो, आप अगर किसी भी एरिया में हॉस्पिटल में सर्विसेज लेने के लिए अगर आ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ें मना नहीं की जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है ये राइट टू हेल्थ। एंड इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। होता क्या है, कई बार जो गरीब पूरी हमारी फैमिलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है उनका चला जाता है ऑन दी हेल्थ, दैट इज वी कॉल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जैसा कि अभी न्यूज़ में एक और रही थी चीज़ कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं टू इंश्योर दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो ये भी एक चीज़ है कि आपने स्कीम्स को ऐसे इम्प्लीमेंट कर भी दिया है, बट स्टिल पीपल आर पेइंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर देयर हेल्थ केयर सर्विसेज। और जब ज़्यादा खर्चा हेल्थ केयर पर चला जाता है तो बाकी चीज़ों के लिए कम पड़ जाता है। तो एक जो पॉवर्टी का साइकिल है वो क्रिएट हो जाता है किसी फैमिली के लिए कि आपने इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए किसी से पैसे लिए, अब आप ज़्यादा काम कर रहे हैं उस पैसे को उतारने के लिए, आप ज़्यादा जब काम करेंगे आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी और ज़्यादा खराब होगी। तो ये एक पूरा साइकिल सा बन जाता है जहाँ पर जो एक फैमिली है वो पॉवर्टी के एक विशियस साइकिल से निकल नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं अगर सरकार की तरफ से फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा सके कि आप कभी भी पॉवर्टी के सर्कल में ऐड ही नहीं होगे, बिकॉज यू विल नॉट स्पेंड दी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर योर हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राइट टू हेल्थ लोगों को देना अगर आपने है तो, ठीक है। बट अगेन चैलेंजेस,
अच्छी, काफ़ी बड़ी अच्छी स्टोरी सी लग रही है कि हाँ राइट टू हेल्थ मिल गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। बट अगेन कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस आपको पता ही है कि सबसे पहली बात तो इंडिया में अभी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो है, इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? जहाँ पर आपको फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सारी वैक्सीनेशन वाली, ये सब आती हैं आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल का कंसेप्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इंडिया में अभी सिर्फ और सिर्फ जो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग सर्विसेज है ना, वो काफ़ी एरिया तक पहुंची हैं, लेकिन जो बाकी सर्विसेज हैं वो इतनी डिटेल में नहीं पहुंची हैं अभी तक। तो इसीलिए पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद अगर आप राइट टू हेल्थ भी लोगों को दे देंगे तो सभी लोग जो है वो फ्री में इलाज करवाने के लिए पहुंच जाएंगे, और हमारे पास उतनी मैन पावर ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही इतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए वो चीज़ इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है। तो ये तो सरकार का कहना है। दूसरा ये कहते हैं कि इंडिया में अभी जो पब्लिक हेल्थ है, जो हेल्थ एज अ सेक्टर है, उस पर बहुत कम परसेंटेज ऑफ जीडीपी सरकार खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 1.3% ऑफ जीडीपी इज टू बी स्पेंड ऑन दी हेल्थ केयर सर्विसेज, और इसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं कि अभी 2025 तक हम इसको कितना कर देंगे, 2.5% ऑफ द जीडीपी। मतलब 1.2% का कहीं ना कहीं ये गैप है जो कि फिल सरकार को करना पड़ेगा, और इसको फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड है जो कि आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, और रिलीज़ करने के बाद आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो फंड आपने रिलीज़ किया है वो सही जगह पर जाकर ही यूज़ हो। तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइमलाइन सी है जो कि इसको बनाए रखना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये भी एक चीज़ है कि हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ही ऑलरेडी बहुत कम है। साथ में फिर सब ऑप्टिमल हेल्थ सिस्टम, कि हेल्थ सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम लोगों को पता लग गया कि जैसे ही कोरोना आया, हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको हम लोगों ने ध्वस्त होते हुए देखा। हम लोग दोबारा रिजुविनेट कर गए वो, और हमारी आप कह लो कि पावर को दर्शा रहा था। लेकिन एकदम से अगर हम अनसर्टेन टाइम्स की बात करें कि एकदम से कोई पेंडेमिक आ गया, तो अल्टीमेटली फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसके ऊपर आप राइट टू हेल्थ भी लोगों को दे दोगे तो बहुत ज़्यादा जो एक बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए फंडिंग की दिक्कत है, सरकार की तरफ से भी जीडीपी का सिर्फ 1.3% आप खर्च कर रहे हैं। साथ में आपकी जो ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के एरियाज़ हैं, उसमें हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगहों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग हम सर्विसेज फीमेल्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो फंडिंग की दिक्कत है, आपकी मैन पावर की दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की दिक्कत है, और साथ में जो आपका एक चीज़ों को अवेलेबिलिटी है कि अगर आप बोलो कि मेडिसिन्स या आपके और ड्रग्स या फिर वैक्सीन्स, ये सब की भी हमारे पास कमी है अभी। तो इसीलिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और अगर करना ही है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज हम डिस्कस कर लेंगे राइट टू हेल्थ की होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें तभी इंप्लीमेंट होगी व्हेन यू विल हैव द राइट बेस्ड अप्रोच। एक चीज़ें न्यूज़पेपर में काफ़ी और भी आ रही थी कि राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। जो हेल्थ केयर आप बोल रहे हो कि राइट टू हेल्थ है हमारा, एक तो हो गई आपकी नीड बेस्ड अप्रोच, है ना, NBA जिसको बोलते हैं हम, इससे हमने फोकस किया है राइट बेस्ड अप्रोच तक कि आपकी नीड है इसलिए आपको चीज़ें नहीं हम प्रोवाइड कर रहे, है ना। दूसरी चीज़ है कि आपका ये हक है, ये आपको प्रोवाइड हमें करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं। तो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो NBA से RBA तक जा चुकी हैं, थ्योरेटिकल जा चुकी हैं, बट अगेन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो आपने यहाँ पर देख लिए कि यस राइट बेस्ड अप्रोच शुड बी इम्प्लीमेंटेड, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स हैं जहाँ पर हमने राइट बेस्ड अप्रोच अपनाई है। आपका शेड्यूल्ड कास्ट और वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं, मनरेगा है एंड एक्सेट्रा, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम लोगों ने इनको अप्लाई किया है। बट अगेन इन स्कीम्स की दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार हैं।
और इसीलिए आपको इस राइट बेस्ड अप्रोच को भी किसी और अप्रोच में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप बना सकें। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये इंडिया ने साइन किया हुआ है और इसके अंदर देयर इज द प्रोविजन जहां पर ये लिखा है कि इट ग्रांट्स द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमंस, कि अगर आपने ये साइन किया हुआ है डॉक्यूमेंट तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपके यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन रहती है आप उनको बढ़िया तरीके से राइट टू हेल्थ और वेलबींग के लिए हाउसिंग की फैसिलिटीज़ दें, मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ दें एंड एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है राइट टू हेल्थ, तो ये आपके पास और भी चीज़ें हैं कि यस आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज यू ऑलरेडी हैव साइंड दिस डॉक्यूमेंट। एक तो ये चीज़, साथ में वे फॉरवर्ड यही है कि ठीक है हेल्थ के ऊपर खर्चा आप नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतनी नहीं है हमारे पास, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ राइट टू हेल्थ कैन बी इम्प्लीमेंटेड। पहली चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ बिठाई गई जिन्होंने ये कहा कि जो हेल्थ है ना एज अ स्टेट सब्जेक्ट की बजाय आप एक काम करो, उसको ना कॉन्करेंट बना दो ताकि स्टेट प्लस सेंटर दोनों ही इस पर लॉज बना सकें। और इसी वजह से जो थोड़ी बहुत कमियां हैं स्टेट वाइज, स्टेट इनएफिशिएंसीज हैं पॉलिसीज़ में, वो पूरी की जा सकें बाय द सेंटर। इसीलिए जब दोनों की कोलैबोरेशन होगी, फंडिंग की कोलैबोरेशन होगी, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो वन रिकमेंडेशन इज दिस। सेकेंड है फिर आपका नीड फॉर अ डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स। कई बार क्या होता है ना, जो बैंक्स होते हैं हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना ज़्यादा लोन वगैरह नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं लोन वापस नहीं आएगा, बट ये ज़रूरत है आज के टाइम की। इसीलिए आपको बैंक्स की बजाय ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जहां पर वो स्पेसिफिक आपको लोन दे जस्ट फॉर दी हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स, ताकि हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट रुके नहीं और जस्ट बिकॉज कि लोन नहीं मिल रहे हैं इसीलिए हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है बाय द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल्स, तो ये सब चीज़ें रुकेंगी व्हेन यू विल हैव द एडिक्वेट फंडिंग, एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ टेकिंग द लोन। तो आप ये कर सकते हैं। साथ में आप बोल सकते हैं कि पहले ही जो राइट टू हेल्थ है ना वो आप पार्लियामेंट में पास करवा दो कि पूरे इंडिया में राइट टू हेल्थ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हल्का सा मॉडिफाई कर सकती हैं अपने अपने प्लान्स में कि किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। फिर है कि देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट डेजिग्नेटेड एंड ऑटोनोमस एजेंसीज, कि एक ऐसी एजेंसी हो जो कि पता लगाए कि इंडिया ने कितने ज़्यादा लेवल पर किस डिजीज़ को रोकने के लिए बढ़िया तरीके से काम किया है, डेटा हमारे पास पूरा हो, कितने लोगों को वो डिजीज़ थी इस साल में, कितनों का ट्रीटमेंट किया गया, कितनों ने अपने आप को रिकवर कर लिया, किस एरिया में ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिकवरी हुई, किस जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, क्लास वाइज जो है रिकवरी ज़्यादा की गई। तो ये सारा जो डेटा है ये इकट्ठा करने के लिए ताकि आगे वाली पॉलिसीज़ में भी आप इसको बढ़िया से यूज़ कर सकें, उसके लिए आपको एक स्पेशल और डेजिग्नेटेड एजेंसी का होना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको डेटा डेफिशिएंसी ना देखने को मिले, है ना। क्योंकि जब भी हम कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हमारे पास डेटा बहुत ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। जब डेटा ही नहीं है तो किस बेसिस पर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो फिर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाती। इसीलिए वी नीड एन एजेंसी जो कि पूरा डेटा को हमारे लिए ये रिकवर करे। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जो आप दे सकते हैं, चाहे आपका एसे हो चाहे आपका मेंस का आंसर हो। तो राइट टू हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, आपकी राइट बेस्ड अप्रोच, नीड बेस्ड अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो, सिग्निफिकेंस क्या होगी अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो, और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव्स आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टॉपिक पूरी तरीके से कवर करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सेकेंड फेज ऑफ अमृत मिशन। अमृत मिशन इज द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब नाम से ही क्लियर है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है एंड रिजुविनेशन है।
ऐसे अर्बन एरियाज जहां पर अभी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची हैं वहां पर फैसिलिटीज़ को पहुंचाना, और जहां पर ऑलरेडी पहुंची हुई हैं उनको सस्टेन करके रखना। ये सारा हमारा फोकस है ऑफ अमृत 1.0। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने क्या चलाया है, अमृत 2.0। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी हल्का सा ध्यान रखना, बिकॉज प्रीलिम्स में स्टेटमेंट अगर आएगी कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमृत मिशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, दिस स्कीम दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो वहां पर ये स्टेटमेंट आएगी तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपको हर मिशन के लिए ध्यान में रखनी है। चलो अगर हम देखें 2015 में हम लोगों ने पहली बार इसको लॉन्च किया था, जिसमें जो मेन फोकस था ना, दीज वर द मेन फोकस एरियाज, कि वाटर सप्लाई आपको हर अर्बन लोकल बॉडीज में, हर अर्बन हाउसेज में इंश्योर करवानी है वाटर सप्लाई के लिए। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स टू रिड्यूस फ्लडिंग, कि अर्बन एरियाज में कम से कम जो फ्लड है वो आ सके, मतलब कम से कम फ्लड आए, उसके लिए भी आपको कोई ना कोई जो ड्रेन्स हैं वो बनाने हैं, ताकि इमरजेंसी के लिए जो सड़कों पर पानी ना जमा हो जाए तो वो बनाने हैं। साथ में पेडेस्ट्रियन, नॉन मोटराइज्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आपको इम्प्रूव करना है, कि जो लोग हैं वो कम अपनी गाड़ियों में निकलें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि अल्टीमेटली पोल्यूशन कम होगा उससे भी, और साथ में गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना, पार्किंग स्पेसेस को इम्प्रूव करना, जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए अलग से रास्ते बनाने, है ना। इससे होता क्या है, किसी भी अर्बन एरिया की जो एस्थेटिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। रोड्स बनी हुई हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग रास्ते हैं, साइकिलिस्ट के लिए अलग रास्ते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि इट इज़ दी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत मिशन। एंड नेक्स्ट है आपका इन्हांसिंग दी अमेनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय क्रिएटिंग द ग्रीन स्पेसेस, है ना। पेड़ आपने लगाने हैं, जो भी रोड्स की बैंक्स हैं, रोड्स के किनारों पर वहाँ पेड़ लगाएं, पार्क्स आप लोग बनाएं, रिक्रिएशन सेंटर्स आप बनाएं, एंटरटेनमेंट सेंटर्स आप बनाएं। तो जिससे भी मतलब जिसकी वजह से किसी भी सिटी में रहने वाले पर्सन को अपनी लाइफ को जीने का जो एक मतलब इंजॉयमेंट है वो कर सके, है ना। तो इस चीज़ को मतलब इंश्योर करने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस अमृत मिशन। 2015 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, 6 साल इसको हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो चीज़ें हम लोग 2015 में बनाई थी कि हम ये अचीव करेंगे, तो उसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के लिए भी हम लोगों ने अमृत 2.0 मिशन लॉन्च किया है। वन ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव इज कि टू प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स इन अराउंड 4700 आपकी ULBs अर्बन लोकल बॉडीज। ये भी एक ऑब्जेक्टिव अमृत 2.0 का, कि अमृत 1.0 में हमने ये बोला था कि हर घर में हम लोग वाटर सप्लाई इंश्योर करवाएंगे, लेकिन अभी भी हम लोग वो मिशन अचीव नहीं कर पाए हैं। इसीलिए 2.0 में हमारा सबसे बड़ा टारगेट ही ये है कि जितनी भी आपके अर्बन एरियाज़ में हाउस होल्ड्स हैं उनको 100% हम लोग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। और ये सब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से काम नहीं किया जाएगा, बल्कि पहली बार जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको भी हम लोग इनिशिएट करेंगे, जहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी हम हेल्प लेंगे, ताकि आपके अमृत मिशन में जितनी भी सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन है आप उसको इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। टूरिज़्म जिससे बढ़ेगा, अगर आपकी पेड़ वगैरह लगा रहे हैं तो पोल्यूशन कम होगा, तो बेसिकली आपका जो सिटी में रहने वाला एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगा। तो दैट इज़ कि जहाँ पर हम प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि अमृत मिशन क्या है, 1.0 में क्या चीज़ें थी, 2.0 का क्या ऑब्जेक्टिव है, और क्या इसका बेसिक थीम है कि इसको लॉन्च किया क्यों गया था एक्चुअली, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स इसके यही हैं। पहला तो हम लोगों ने देख ही लिया कि 100% कवरेज ऑफ सीवरेज एंड सेप्टेज इन 500 अमृत सिटीज़। इन सिटीज़ में मतलब 500 हम लोगों ने अभी क्लासीफाई करी है कि इनमें हम 100% तरीके से जो सीवरेज की फैसिलिटी है ना वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे।
साथ में हमने क्या बोला, जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, अगर आप अमृत 2.0 को देखो ना तो आप हल्का सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर रिगार्डिंग दी वाटर सप्लाई एंड वाटर क्लीनलीनेस। तो इन सब को इंश्योर करने के लिए अमृत 2.0 को हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें आपका ये भी है कि जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो गई हैं, चाहे वो कोई लेक है, चाहे वो कोई रिवर है, चाहे वो कोई पॉन्ड है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपने दोबारा से रिजुवनेट करनी है, इनकी आपने सफाई करवानी है। जितना भी आपका वेस्ट वाटर है उसको आपको ट्रीट करना है, और ट्रीट करने के बाद ना आप उसको दोबारा कहीं और रीयूज़ कर लो अपने ही घरों में। तो इससे क्या होगा, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी पूरे टाइम रहेगी, बिकॉज जो आपने वाटर यूज़ कर लिया है ऑलरेडी उसको आपने ट्रीट करने के बाद दोबारा से यूज़ कर लिया है ना। तो एक तरीके से आप वाटर की वेस्टेज को बचा रहे हैं। और इसमें एक ये भी टारगेट है वाटर ट्रीटमेंट वाला कि रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ treated wastewater is expected to care 20% of the total water needs of the cities and 40% of the industrial demands। अगर जितना पानी आप वेस्ट कर रहे हैं तो उसको अगर आपने ट्रीट कर दिया है तो उसी पानी से आपकी 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स डिमांड पूरी हो सकती हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ की 40% ऑफ द डिमांड्स कैन बी अचीव्ड। तो ये टारगेट ये भी है कि वेस्ट वाटर को आपने ट्रीट करना है, और साथ में हर सिटी में एक सर्वेक्षण किया जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं पेय जल सर्वेक्षण, कि इस एरिया में रहने वाले कितने लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर जो है कितने अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, और अगर अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे वो हम लोग इंश्योर करवा सकें। तो ये सर्वेक्षण किया जाएगा कि क्या लोगों के पास पानी है या नहीं है, कि क्या आपने जितने भी एरिया में एक घर में पानी है दूसरे एरिया में नहीं है, तो सभी को पानी अवेलेबल होना चाहिए। वन ऑफ दैट इशू रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, ये हम कर चुके हैं, एंड मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज़, कि जितनी भी रिवर, लेक्स या कुछ और आपके तालाब वगैरह हैं उनको आपने मैप करना है, और ये देखना है कि उनकी क्वालिटी ऑफ वाटर में किस तरीके से डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, और उसके हिसाब से ये आपको जो एरियाज़ के हेड हैं उनको सम्मानित भी करना है कि इस पर्सन ने इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया है टू अचीव दीज 3 टारगेट्स। तभी एक मोटिवेशन बनी रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी, लोगों में भी, वो पार्टिसिपेट करेंगे इन चीज़ों में अपने एरिया की एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं अंडर अमृत 2.0। हल्का सा थीम ध्यान रखना कि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सप्लाई और एरिया की एस्थेटिक वैल्यू को बनाए रखने में ज़्यादा हमारा फोकस है, ये हम ध्यान रख रहे हैं। चलो नेक्स्ट है आपका डिजी सक्षम प्रोग्राम। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि डिजी मतलब डिजिटलाइजेशन और सक्षम मतलब स्किल्ड। तो हमें क्या करना है, हमारे यूथ को स्किल्ड बनाना है ताकि जितने भी जो कंप्यूटर वाले कोर्सेज हैं, कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं, वो उनको आ सके। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि डिजी सक्षम प्रोग्राम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देख लिया, और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो दिस इज़ लॉन्च्ड बाय द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों ने जॉइंटली कोलैबोरेट किया है और अल्टीमेटली ये प्रोग्राम हमारे सामने लेकर आए हैं टू एनहांस द यूथ्स एम्प्लॉयबिलिटी। ये आप ध्यान रखना, और साथ में फोकस किन यूथ पर होगा, वो यूथ जो कि रूरल एरियाज़ या फिर सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो अर्बन एरियाज़ वालों पे फोकस अभी नहीं है, बट पूरे इंडिया वाइज ही हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और किया भी है। बट ये ध्यान रखना हल्का सा कि रूरल और सेमी अर्बन पर ज़्यादा फोकस्ड ये प्रोग्राम है। साथ में इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी, ट्रेनिंग करने की कोई पैसे नहीं लेने इन डिजिटल स्किल्स इंक्लूडिंग बेसिक स्किल्स, जिसमें आपको एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। और टारगेट क्या है, मोर देन 3 लाख यूथ्स इन दी फर्स्ट ईयर। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में ये जो डिजी सक्षम प्रोग्राम है उसका पहले साल का टारगेट क्या है, दैट इज मोर देन 3 लाख ऑफ यूथ्स हम लोगों को स्किल्ड करने हैं, उनको ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है।
और अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेनिंग बेसिकली देंगे तो देंगे कैसे। ट्रेनिंग देने के लिए है आपका ये दिस पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। और ये सर्विस पोर्टल क्या है, इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जहाँ पर जितने भी आपका एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, यूथ की स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आप सारी की सारी आपको इस NCS पोर्टल पर मिल जाएगी। और इसी पोर्टल के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, दैट इज़ दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इट इज़ दी जॉइंट कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। बट जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल, वो कौन है, इट इज़ दी आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है इजीली प्रीलिम्स में। तो आप ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री तो यस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंट करने की बॉडी है दैट इज़ दी आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया, जो कि आपका एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ग्राउंड रियलिटी में ये इम्प्लीमेंट करेगा। आपको मिनिस्ट्री पता है, आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता है, ये किस तरीके से काम करेगा ये आपको पता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ये आपको पता है, क्योंकि इंडिया में जो एक, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही ना अभी टाइम है डिजिटलाइजेशन का, जहाँ पर आपकी जो स्किल्ड है इन दी कंप्यूटर्स वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, C++, जावा, पाइथन, ये आपको हल्की सी आनी चाहिए। साथ में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो बढ़ बहुत जगह पर गया है, चाहे आपने फॉर्म भरना है, चाहे आपने रिजल्ट देखना है, चाहे आपने किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, सब चीज़ें आपकी थ्रू कंप्यूटर्स होती हैं। और इसीलिए इन स्कीम्स को अगर हम ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो लोगों को एनरोल हमें करवाना पड़ेगा। और लोग एनरोल कब करेंगे, जब उनको पता होगा कि एक्चुअली स्कीम में हमें एनरोल होना कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं, DG सक्षम प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि जो इंडिया का एक टैलेंट है ना, खासकर ग्लोबल लेवल पर, वहाँ पर भी कंपटीशन में जा सके। ऐसा ना हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे रह जाए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है दैट इज़ नाउ दी रूरल पॉपुलेशन, सेमी अर्बन पॉपुलेशन। और हमारा फोकस भी इन्हीं पर है कि अगर हमें compete करना है वर्ल्ड के साथ में, तो सबसे पहले जो आपके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको हमें ये ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करनी है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसने इम्प्लीमेंट करी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है आपका सेक्रेड पोर्टल फॉर एल्डरली। ये एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है बेसिकली, जहाँ पर क्या होगा, इट इज़ दी प्लेटफॉर्म जहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको लगता है कि आफ्टर 60 ईयर्स भी वो जॉब कर सकते हैं, उनके पास टैलेंट है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास टाइम है, तो वो इस पोर्टल पर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने लिए दूसरी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो एक पोर्टल है दैट इज़ दी जॉब अपॉर्चुनिटी पोर्टल। फुल फॉर्म देख लेंगे इसकी क्या है, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सेक्रेड पोर्टल निकाला गया था, ये किसके लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, या होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए है, या फिर यूथ के लिए है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ में कई एग्जाम्स में ऐसे आता है कि सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो ये वर्ड डी है उससे क्या है, तो डिग्निटी इज़ दी वर्ड। तो सेक्रेड पोर्टल क्या है, कैसे वो काम करेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और साथ में इसको किसने डेवलप किया है, इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। MOSJ के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहली बात तो ये। साथ में देख लेते हैं कि जितने भी आपके ये इनिशिएटिव्स हैं ये उठाए गए हैं ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जो कि आपका 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और जो इस साल मनाया गया उसकी थीम क्या है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, कि चाहे आपकी कोई भी एज हो, आपको डिजिटल जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है हम लोगों को, और साथ में आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको अगर जॉब करनी तो आपको हम जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इंश्योर करेंगे, और यही इसकी थीम भी थी।
और साथ में एक और फैक्ट आप ध्यान रख लेना हल्का सा कि जो UNGA है उसने 2021 टू 2030 का ये जो डेकेड है उसको एज अ डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के तौर पे मनाने की बात की है। हेल्दी एजिंग का मतलब होता है कि इवन आफ्टर 60 ईयर्स यू आर एक्टिव। और एक रिपोर्ट भी निकाली गई थी, एक स्टडी के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया में जो 50% ऑफ द पीपल विच आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज आर एक्टिव, दे वॉन्ट टू डू वर्क, दे हैव टाइम, दे हैव एनर्जी। तो अगर उनके पास एनर्जी है, टाइम है, तो क्यों हम उनको जॉब्स ना दें। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसीलिए इनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए सरकार की तरफ से एक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन सीनियर सिटीजन्स की तरफ से नहीं होगी कि हमें जॉब चाहिए है, हमारी ये स्किल है, हमारा इतना एक्सपीरियंस है। इस पे रजिस्टर करने के लिए एम्प्लॉयर भी आ सकते हैं कि हमारे को रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको ये लगता है कि मैनेज करने के लिए ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा पूरे ग्रुप की एक्टिविटीज़ को, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हर किसी की तरफ से है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, या फिर कोई और एजेंसी है जिसको आपको हायर करना है। तो इट इज़ द रजिस्टर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पीपल। साथ में ये भी है कि कितने पैसे दिए जाएंगे, आप ये देख लेना कि फंडिंग के लिए अभी रिसेंटली 10 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने पैसे दिए गए हैं, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ सीक्रेट पोर्टल का एग्जाम्पल देना है कि व्हाट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो इसमें आप एक ये पोर्टल लिखेंगे। साथ में एक और चीज़ लेकर आई गई है अभी, एल्डर लाइन। ये भी कौन लेकर आया है, आपका मॉसजे ही लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक हेल्पलाइन नंबर है 14567, जो स्पेशली है आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर उनको लगता है कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है रिगार्डिंग दी हेल्थ, रिगार्डिंग दी अदर इश्यूज़, रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयमेंट, उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन या उनके बच्चों को चाहिए उनके रिगार्डिंग, तो इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर मिल जाएगी। चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे कोई गाइडेंस है, चाहे कोई मेडिकल इशू है या लीगल इशू है, एवरी काइंड ऑफ एडवाइस वुड बी गिवन ओवर दिस हेल्पलाइन नंबर। और ये फ्री हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सीक्रेट पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, साथ में ये एल्डर लाइन सरकार ने लॉन्च करी है। और ये इन सबको लॉन्च करने का मतलब क्या बनता था, मतलब यही बनता था कि रिसेंटली ना अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी लासी। There was the report called LASI, Longitudinal Aging Study of India। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है कि हर साल आती है बेसिकली ये। तो कितने नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स आपके इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने नॉन एम्प्लॉयड हैं, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो अब्यूज़ फेस कर रहे हैं कि नहीं फेस कर रहे हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं दे आर रिटन अंडर दिस स्टडी। और इस स्टडी ने कहा है कि इंडिया में 2050 तक टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स कितने हो जाएंगे, 319 मिलियन, और जो कि अभी कितने हैं 120 मिलियन नाउ। तो अराउंड आपके 1.7 टाइम्स जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स अगर होंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ आप इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। तो इन्हीं लोगों के एक्सपीरियंस और इन्हीं लोगों की जो बेसिक टैलेंट है उनको यूज़ करके आपको क्या करना है, इकॉनमी को आगे लेकर जाना है। तो एक तो ये चीज़ है कि इंडिया में है इतने ज़्यादा, तो इसीलिए आपको इनकी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है हल्का सा। लास्ट की स्टडी क्या कहती है, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, क्यों हम लोगों ने ये लॉन्च किया है, तो एक्सेट्रा रिगार्डिंग दिस पोर्टल। नेक्स्ट लास्ट है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसको हम और क्या बोल रहे हैं, NHDM, नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन। और ये कौन लॉन्च कर रहा है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आ सकता है और आया भी हुआ है कि इस मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी। पहली चीज़ ये। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिजिटल मिशन। देखो डिजिटल मिशन है, इसका मतलब हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए
कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा ये बिखरा हुआ हेल्थ केयर सेक्टर है उसको हमें एक तरीके से इंटीग्रेट करना है। और वो इंटीग्रेट कब होगा? व्हेन वी विल यूज द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स। तो टू यूज द टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे कि हमने देखा भी था कि 2017 की जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, वहाँ पर हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो उन्हीं चीज़ों को अब दोबारा से रिजुवनेट करने के लिए हम लोग ये मिशन लेकर आए हैं, और ये मिशन अब लॉन्च किया जा चुका है बाय दी प्रधानमंत्री मोदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर दी फोकस एरियाज ऑफ दिस डिजिटल हेल्थ मिशन, कि हम करेंगे कैसे यूज़ टेक्नोलॉजी का इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ है आपकी कि वी विल प्रोवाइड दी हेल्थ आईडीज टू एवरी पर्सन। कोई भी पर्सन वॉलंटरीली, उसकी मर्जी है, ये बोल सकता है कि मेरी ना एक हेल्थ आईडी बना दो, जिस आईडी में आपके जितने भी किसी भी टाइम पर हेल्थ केयर टेस्ट्स हुए हैं, मेडिकल टेस्ट हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपका जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई थी, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी उस हेल्थ आईडी में आ जाएगी। तो जब भी आप किसी और दूसरी बीमारी के लिए, दूसरी डिजीज़ को ट्रीट करवाने के लिए किसी और हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप अपनी हेल्थ आईडी बताएंगे, जिससे कि आपकी पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो निकल आएगी। और जितने भी आपके कागज़ अभी आप लेकर जाते हैं कि 2016 में ये टेस्ट करवाया था, 2012 में ये टेस्ट करवाया था, इतने सारे पेपर की इकट्ठा जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी टू गेट द ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हेल्थ आईडी बेसिकली क्या है, कि ये हर सिटीजन को इशू की जाएगी, बट दिस इज वॉलंटरी इन नेचर, मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना प्लीज़। जिसमें आपका सारा एवरी टेस्ट, एवरी डिजीज़ की डिटेल्स, डॉक्टर्स कौन से आपने विजिट किए, मेडिसिन आपने कौन कौन सी ली, ये आप देख लेना। और इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे आपसे कि आपकी हेल्थ आईडी हम लोग बना रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अंडर दिस नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट इसका पैरामीटर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल रजिस्ट्री, HFR एंड HPR। हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, देखो रजिस्ट्री का मतलब क्या है, एक पूरा डेटा एक ही जगह पर। तो डेटा किसका, पहले तो हेल्थ फैसिलिटी का, आपके एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी लैब्स हैं, किस एरिया में है, कितने डिस्टेंस से हैं वो आपके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको HFR में देखने को मिल जाएंगी। साथ में HPR, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जिसमें जितने भी डॉक्टर्स आपके आसपास हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो उनकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो आपके ऊपर ये अब बर्डन कम हो जाता है कि आपको ये पता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आपके इतने डिस्टेंस पर डॉक्टर रहता है जिसकी ये क्वालिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प हम लोगों ने ली ना, यहाँ पर अब आपको ये पता नहीं करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल किस वाले में जाएं हम लोग, अगर डिजीज़ अगर ये हो गई तो पहले से ही आपके पास कहीं ना कोई इंश्योरेंस है कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं अनसर्टेनिटी की वजह से तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यू हैव ऑल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स एंड द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स। तो दीज आर द अदर टू पैरामीटर्स। एंड नेक्स्ट है फिर आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स इज बेसिकली अ टूल जहां पर कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप एज ए टेस्टिंग फैसिलिटी उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने इस पूरे मिशन को ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करना है तो फिर आप पहले ही टेस्ट कर सकते हैं कि इस मिशन को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या इसमें बग्स आ सकते हैं, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक पैरामीटर है टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आप ध्यान रखना। तो ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रीज आपके पास हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज आपके पास हैं, और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स भी इसमें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है।
देख तो ये चीज़ है। साथ में टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट कि थ्रू फ़ोन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। अभी जो शुरुआत करी है वो अभी इन 4 चीज़ों की शुरुआत करी है हमने, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, हल्का सा पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए हेल्थ आईडी के बारे में या फिर प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज़ के बारे में तो आपको पता हो। मेंस में कैसे आ सकता है कि रिसेंटली ये मिशन लॉन्च किया गया है, तो आप बताओ कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, और अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो व्हाट आर दी अदर चैलेंजेस दैट अ गवर्नमेंट कैन फेस। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है। तो ये मिशन क्या है ये तो आपको पता है कि वी विल ट्राई टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग दी हेल्थ सर्विसेज टू पीपल ऑफ इंडिया। ज़रूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज वी हैव सीन दैट प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर तीनों ही बहुत ज़्यादा लेवल पर हमारे इंडिया में अच्छे नहीं हैं। इसीलिए उनको इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए वी आर ट्राइंग टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। फिर चीज़ें आती हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे इससे, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। पहली चीज़ कि इट विल इंश्योर द एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स विद देयर कंसेंट। सारा का सारा जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो आपका एक जगह पर स्टोर है और आपकी ही कंसेंट के बाद उसको कोई और पर्सन यूज़ कर सकता है। आपकी कंसेंट आपकी बेसिकली ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि हेल्थ आईडी आपने एक बार बनवा ली और आप उसको स्क्रैप करना चाह रहे हो तो दैट इज़ अप टू यू ऑल्सो। तो अगर आप चाहते हैं हेल्थ आईडी बने चाहे ना बने तो ये आपकी कंसेंट के हिसाब से ही काम किया जाएगा। साथ में इट विल इंटीग्रेट दी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। जैसे यूपीआई आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गई हैं, वैसे ही हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ये डिजिटल मिशन लॉन्च करेंगे ना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में अच्छी हो जाएंगी। तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। साथ में ये जितने भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, मतलब और कोई आपकी रजिस्ट्री है, तो उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप बोल सकते हैं कि इंश्योर हो जाएगा। अब उनको ज़्यादा तरीके से मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है उनके हॉस्पिटल्स के बारे में, तो वो वहाँ जाकर इलाज ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट भी नहीं होगी खास करके पेशेंट्स की, क्योंकि ऑल द डेटाज दे हैव विद देमसेल्व्स ऑन दी हेल्थ आईडी। तो ये जो झंझट है पूरा अपना फॉर्म भरने का या सब चीज़ें करने का, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसीलिए पेशेंट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से जो कि हैसल फ्री इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो सकता है। पहली चीज़ ये। साथ में आपकी कंसेंट के हिसाब से ही डेटा आगे जा रहा है, तो दैट इज़ दी राइट टू प्रिवेसी की सस्टेन की, मतलब वो किया गया है राइट टू प्रिवेसी को सस्टेन। एंड लास्ट इज दी कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेवोल्यूशनलाइज कर देगा ये पूरे के पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को। बट अगेन व्हाट आर दी कंसर्न्स यही हैं कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो बिल है वो अभी पास नहीं किया गया है, इसीलिए आपके डेटा की कितनी सिक्योरिटी है ये अभी तक श्योरिटी नहीं है आपको। इसीलिए योर डेटा कैन बी मिसयूज्ड बाय द डिफरेंट लैब्स और डिफरेंट हॉस्पिटल्स या फिर डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो एक ये कंसर्न है लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल। और साथ में जो आपके गरीब घरों से, गरीब फैमिली से जो लोग आते हैं जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस मिशन, तो वो इसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को, अवेयरनेस ही नहीं है, स्किल ही नहीं है एनरोल करने के लिए, तो अल्टीमेटली दे कैन बिकम द एक्सक्लूडेड सिटीजन्स। तो एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स एंड डिनाइड हेल्थ केयर ड्यू टू फॉल्ट्स इन द सिस्टम। कई बार ऐसा होता है कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, कहीं ना कहीं आप एक्सक्लूड हो गए। तो अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, तो अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो दिस मिशन विल बी वेरी सक्सेसफुल मिशन। पहली चीज़ तो ये। बट अगेन एक और कंसर्न्स हैं कि ऐसा ही जो सिमिलर नेशनल हेल्थ सर्विस सिस्टम था यूके में चलाया गया था, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की डेफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस मिशन का प्रोटेस्ट किया था। इसीलिए आपको यूनाइटेड किंगडम के एक्सपीरियंस से पहले लर्न करना है कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को हेल्थ में यूज़ करेंगे
और तभी आप इस पूरे मिशन को पैन इंडिया लॉन्च करेंगे। फिलहाल अभी एक काम करना, जो लोकल लेवल्स पर आप इसको इम्प्लीमेंट करना, तभी जाकर आप पैन इंडिया में इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वन ऑफ दी अदर सजेशंस ये हैं आपकी। और साथ में यही है कि जो आपका राइट टू हेल्थ है, ये अभी जस्टिशिएबल राइट नहीं है। जैसे हमने बोला ना कि फंडामेंटल राइट बना तो दिया है, बट इसको इंक्लूड नहीं किया गया एज ए फंडामेंटल राइट, सिर्फ पॉलिसी में लिखा गया है। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे आपने राइट टू एजुकेशन बनाया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, तो ऐसे ही आपको राइट टू हेल्थ भी फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा और आपको उसके लिए कोई और एक्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। तो पहले वो पास करो ताकि लोगों में एक राइट टू हेल्थ का जो एक कंसेप्ट है वो डेवलप किया जा सके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना हल्की सी कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस मिशन के, क्या कंसर्न्स हैं और क्या आप और सजेशंस दे सकते हैं कि दिस मिशन वुड बी मोर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अगर ये सब चीज़ें भी आपने इंश्योर कर दी तो। क्लियर है? तो ये हैं बेसिकली आपके करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि प्री में क्वेश्चन कैसे आ सकता है हर टॉपिक के साथ साथ, और मेंस में आप कोई भी चीज़ जब लिखेंगे तो कैसे इनकी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए डेटा को कोट करेंगे। चलो, तो अगर आपको इस पूरे सेशन में, इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल। कोई डाउट है तो बता देना, अदरवाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।